बच्चों, आज के अपने क्लास में हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन करना यानी किसी भी चीज़ को दोबारा करना, किसी भी चीज़ को दोहराना, जिससे वो हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चतुर खरगोश कहानी, इस कहानी के साथ ही हम आज का अपना रिवीजन करेंगे। आज हम एक कहानी का रिवीजन करेंगे और उसके बाद एक कविता का करेंगे। चतुर खरगोश कहानी हम पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। ये कहानी में हाथी थे और खरगोश थे। हाथी और खरगोश के बीच की ये कहानी है। इस कहानी को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। इस कहानी में हम लोग ने पढ़ा था कि एक जंगल में बहुत से हाथियों का झुंड रहता था, यानी कि बहुत सारे हाथी रहते थे। उन हाथियों में से एक हाथी मुखिया हाथी था, जो देखने में बहुत ही लंबा था, जिसके विशालकाय था, जिसका लंबे लंबे दांत थे। वो उन हाथियों का मुखिया था। तो मुखिया जैसा कहता था, बाकी सारे हाथी वैसा ही करते थे। और उस जंगल में बहुत दिनों से बारिश नहीं होने की वजह से पानी की कमी हो गई थी। और पानी की कमी होने के कारण वो हाथी बहुत दिक्कत में थे। तो पानी को तलाश करते करते, पानी को ढूंढते ढूंढते वो दूसरी जगह पे पहुँचे, जहाँ पे बहुत सा पानी था और पानी के आसपास बहुत सारी वनस्पति भी थी, यानी पेड़ पौधे भी थे जिसको हाथी खा सकते थे। तो हाथी सारे वहाँ चले गए। लेकिन जहाँ हाथी गए थे वहाँ पहले से ही खरगोश रहते थे, ठीक है। और खरगोश जब उन हाथियों की वजह से बहुत ही परेशान थे, क्योंकि जब भी वो हाथी पानी पीने के लिए तालाब में जाते थे या तालाब से बाहर आते थे, तो हाथियों के पैरों के नीचे बहुत से खरगोश कुचल के मर जा रहे थे, जिन वजहों से खरगोश बहुत डरे हुए थे और बहुत परेशान थे। तो खरगोश ये चाहते थे कि हाथी वहाँ से चले जाए, जिसके लिए जो खरगोशों में एक बूढ़ा खरगोश था, जिसने जाके हाथी के मुखिया से बात की। अब वो जाके ऐसे तो नहीं बोलता कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तो हाथी तो ऐसे जाएंगे नहीं कि खरगोश ने आके कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ तो हाथी ऐसे चले जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा। तो खरगोश ने, जो बूढ़ा खरगोश था, उसने एक तरकीब बनाई। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया कि उसने एक कहानी बना करके हाथी के मुखिया को सुनाई कि मुझे चंद्रदेव ने भेजा है और मैं उनका दूत हूँ। दूत का अर्थ मैंने समझाया था बच्चों आप लोगों को, जो संदेश लेकर के आते हैं उन्हें दूत बोलते हैं। तो मैं चंद्रदेव का दूत हूँ और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आप लोग को ये कहूँ कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपके पानी में जाने और बाहर आने से बहुत से खरगोश दब के मर जा रहे हैं। और ये खरगोश मुझे बहुत प्रिय है, मुझे मेरे पुत्र के समान प्रिय है। ये बात खरगोश ने मुखिया हाथी को कही, ठीक है। और जब मुखिया हाथी ने ये बात सुनी तो उसने खरगोश की इस कहानी पर विश्वास कर लिया और चंद्रदेव को प्रणाम करके माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मेरी वजह से खरगोशों को तकलीफ़ हुई। और मुखिया हाथी अपने सभी हाथियों को लेकर के वहाँ से चला गया, ठीक है। ये कहानी हम लोगों ने पहले पढ़ी थी। इस कहानी पर आधारित हम पहले बहुत से अभ्यास कर चुके हैं, प्रश्न उत्तर कर चुके हैं, रिक्त स्थान भी कर चुके हैं, शब्दार्थ कर चुके हैं, ठीक है। अब आज हम कुछ नए अभ्यास करेंगे, कुछ नए प्रश्नों को करेंगे जो हमारे इस कहानी पर आधारित होंगे। तो बच्चों आओ उन प्रश्नों को देखते हैं कि हमें क्या क्या प्रश्न करने हैं। बच्चों यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुल 4 प्रश्न हैं। इनके उत्तर आपको अपने आप लिखने हैं। ये प्रश्न हमारे चतुर खरगोश कहानी पर ही आधारित है। ये कहानी हम पढ़ चुके हैं। आपको फिर से इस कहानी को अपने आप पढ़ना है, ठीक है। आप अपने आप उसको रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने से आप सभी प्रश्नों के उत्तर को अपने आप कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप चतुर खरगोश कहानी पाठ को फिर से पढ़िएगा, अपने आप पढ़िएगा और फिर इन प्रश्नों के उत्तर को हल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हाथियों के झुंड का मुखिया कौन था, ठीक है।
हाथियों के झुंड का मुखिया कौन था? यानी कि जो बहुत सारे हाथी थे जिनको झुंड कहा गया, जब बहुत सारे हाथी एक साथ होते हैं तो झुंड हो गया वो। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं तो उसको झुंड बोला जाता है। तो जो हाथियों का झुंड था उसका मुखिया कौन था? तो जब आप ये कहानी पढ़ेंगे, अभी हम लोग ने फिर से दोहराई, तो ही मैंने सबसे प्रथम बताया था कि मुखिया कौन था, वो कैसा दिखता था। तो बस वहीं से आपको इसका उत्तर बनाना है। बच्चों, मैं आपको कहानी पढ़ने को इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि आप बुक में से देख कर के इसका उत्तर नहीं करेंगे। आप एक बार कहानी पढ़िए, आप 2 बार कहानी पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, ठीक है। जब आप कहानी पढ़ लेंगे तो अपने आप ही आपको सारा जो उत्तर है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आपको याद करने की या फिर उसको देख कर के करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका उत्तर आपको अपने आप बनाना है कि हाथियों के झुंड का मुखिया कौन था। किताब में है लेकिन देख कर के नहीं लिखेंगे, कहानी पढ़ेंगे, समझ के लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 2 पर। हाथियों ने जंगल क्यों छोड़ा? तो फिर अपनी कहानी को अगर हम सोचेंगे तो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जो हाथी जब पहले जंगल में रहते थे वो किसी वजह से, किसी कारण से उस जंगल को छोड़ के उनको कहीं और जाना पड़ा था। तो वो कारण क्या था, वो उन्होंने क्यों ऐसा किया था, वही इस प्रश्न का उत्तर होगा कि हाथियों ने जंगल क्यों छोड़ा। ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से उन्हें अपना जंगल छोड़ना पड़ा था, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न 3 पर। बच्चों, अभी तक हम लोग 2-3 बार इस कहानी को पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, आज फिर दोहराया। तो आप अगर कोशिश करोगे या ध्यान दोगे तो आपको अपने आप ही इन प्रश्नों के उत्तर आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो अगर आप फिर से एक बार और कहानी पढ़ेंगे तो आप अपने आप पूरा उत्तर कर पाएंगे। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम जितना ज़्यादा समझेंगे चीज़ों को, हमें उतना कम याद करना पड़ेगा। जब समझ लेंगे तो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में वो बात बैठ जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्न 3 पर। कहानी के अंत में हाथियों ने क्या किया था? ठीक है, यानी कि जो हम लोग ने चतुर खरगोश कहानी पढ़ी उसके अंत में हाथियों ने क्या किया था? चंद्रदेव को प्रणाम किया था, उसके बाद क्या किया था हाथियों ने अंत में, ठीक है। उसका उत्तर वहीं से लिखेंगे। अब चौथा प्रश्न ध्यान दीजिएगा बच्चों। चतुर खरगोश कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर आप बहुत अच्छे से बनाइए। चतुर खरगोश कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका उत्तर आपको कहानी में नहीं मिलेगा कि आप ये कहानी पढ़ रहे हैं तो आपको उत्तर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका उत्तर आपने क्या समझा उस कहानी से, क्या सीखा उस कहानी से, उसके आधार पे आपको बनाना होगा। इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको पूरी कहानी पढ़ने से क्या समझ में आया, क्या सीखा, उसी के आधार पे हमें इसका उत्तर बनाना है, ठीक है। तो एक बार फिर से चारों प्रश्नों को मैं पढ़ दे रही हूँ। प्रश्न 1, हाथियों के झुंड का मुखिया कौन था? ठीक है। प्रश्न 2, हाथियों ने जंगल क्यों छोड़ा? प्रश्न 3, कहानी के अंत में हाथियों ने क्या किया था? और अंतिम प्रश्न 4, चतुर खरगोश कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यानी कि आपने ये कहानी पढ़ के क्या सीखा कि जब मुसीबत आए तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे उसको ठीक करना चाहिए। क्या सारी मुसीबत को हम लड़ झगड़ के ठीक कर सकते हैं? क्या मुसीबत के टाइम में हमें लड़ना चाहिए? तो क्या सीखा आपने, इन्हें उसे अपने शब्दों में सुंदर सा लिख करके, सुंदर सा बना करके आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा क नंबर पे प्रश्न उत्तर, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ख नंबर पे क्या है। ख नंबर पे बच्चों थोड़ा ध्यान देना, ये पहली बार हम कर रहे हैं। किसने किससे कहा? फिर से, किसने किससे कहा? ये भी हमारे पाठ पर ही आधारित है, चतुर खरगोश पर ही आधारित है।
इस पाठ में से कुछ कुछ वाक्य यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। कुल 4 वाक्य हैं जो इस पाठ में से निकाल करके यहाँ लिख दिए गए। आपको वो वाक्य पढ़ना है और बताना है कि वो वाक्य किसने कहा था और किससे कहा था, ठीक है। जैसे पहला वाक्य है, क्या संदेश है चंद्रदेव का। फिर से, क्या संदेश है चंद्रदेव का। अब ये बात किसने कही थी और किससे कही थी, ठीक है। जो आपको दिख रहा होगा अच्छे से, किसने कही थी और किससे कही थी। इसको इसी प्रकार अपनी कॉपी में करिएगा। क्या संदेश है चंद्रदेव का, किसने कहा था, जिसने भी कहा था यहाँ पे वो लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। और किससे कहा था, यहाँ पे जिससे भी कहा था उसका नाम आप लिखेंगे, ठीक है। दूसरा वाक्य पढ़ रही हूँ, अब मैं उपाय करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं उपाय करने जा रहा हूँ। बच्चों, ये जो वाक्य है ये इस कहानी में किसी ने कहा है, किसी ने बोला है, तो आपको वही लिखना है कि ये किसने बोला है और किससे बोला है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। चंद्रदेव की आज्ञा है कि तुम सब यह स्थान छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। ये भी हम लोग ने कहानी में इस वाक्य को पढ़ा है कि ये किसी ने कहा है, तो किसने कहा है वो आपको सोचना है, वो यहाँ लिखना है, और किससे कहा है वो भी यहाँ लिखना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके दिमाग में अभी इसका उत्तर आ रहा होगा, आपको अभी से ही समझ में आ रहा होगा कि ये किसने कहा है और किससे कहा है। बच्चों, एकदम सही सही करिएगा। चौथा है, देखो तुम्हारी करतूत से क्रोधित होकर चंद्रदेव काँप रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग ने अपनी कहानी में पढ़ा है, किसी ने कही है ये बात, तो जिसने कहा है उसका नाम यहाँ लिखेंगे और जिससे कहा है उसका नाम यहाँ लिखेंगे। बच्चों, इसी प्रकार से बना करके आप अपनी कॉपी में करिएगा। एक बार फिर से जल्दी से चारों वाक्य मैं पढ़ के सुना दे रही हूँ आपको। ख नंबर, ख, किसने किससे कहा। ऊपर ऐसे हम हेडिंग डालेंगे। 1 नंबर, क्या संदेश है चंद्रदेव का। 2 नंबर, अब मैं उपाय करने जा रहा हूँ। 3 नंबर, चंद्रदेव की आज्ञा है कि तुम सब यह स्थान छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। और 4 नंबर पे, देखो तुम्हारी करतूत से क्रोधित होकर चंद्रदेव काँप रहे हैं, ठीक है। ये कुल 4 वाक्य हो गए। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अब आ जाते हैं ग नंबर पे। ग नंबर बहुत ही आसान है, ये हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए इसमें क्या करना है ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, इसे आप खुद से करिए। मैं बस आपको वाक्य पढ़ के सुना दे रही हूँ, ठीक से। ग नंबर है, खाली स्थान भरिए, ठीक है। 1 नंबर, बूढ़े डैश ने चंद्रदेव का डैश सुनाया। फिर से, बूढ़े डैश ने चंद्रदेव का डैश सुनाया। खाली स्थान भरना है बच्चों, सही शब्द लिखिए और वाक्य पूरा करके इन खाली स्थानों को पूरा करिए। 2 नंबर, तालाब के किनारे बहुत से डैश रहते थे। फिर से, तालाब के किनारे बहुत से डैश रहते थे। ये डैश मतलब रिक्त स्थान, इस रिक्त स्थान में सही शब्द भरिए और वाक्य पूरा करें। 3 नंबर, हाथियों के मुखिया ने चंद्रदेव को डैश किया और डैश याचना भी की। हाथियों के मुखिया ने चंद्रदेव को डैश किया और डैश याचना भी की, ठीक है। 4 नंबर, बैठक में डैश की रक्षा का डैश सोचा जाने लगा। फिर से बोल रही हूँ, बैठक में डैश की रक्षा का डैश सोचा जाने लगा। ये खाली स्थान है, ठीक है। तो ये कुल क ख ग
3 अभ्यास हम लोग को करने हैं बच्चों। ये अभ्यास करने से हमारा जो ये पाठ है हमें और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, हमारे दिमाग में ये और भी अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम अलग अलग तरीके से इसीलिए अभ्यास करें कि हमें बहुत अच्छे से ये पाठ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो आप इस पाठ को फिर से पढ़िएगा, उसके बाद ये तीनों अभ्यास को अपने आप करने की कोशिश करिएगा। हो गया? अब आ जाते हैं हम आज के अपने दूसरे विषय पर। तो दूसरा एक हमने कहानी करी, अब हम करेंगे एक कविता। बच्चों ये वरदान कविता हम लोग पढ़े हैं, आपको याद होगा कि हम लोग ने वरदान कविता पढ़ी थी और इस कविता में हम लोग ने देखा था कि कैसे बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और ईश्वर से कुछ वरदान मांग रहे हैं। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, रोज़ सुबह उठ कर के हम सब ईश्वर से कुछ ना कुछ प्रार्थना करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं, जो हमारे पास है उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करते हैं, या हम उनसे और भी अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं, उनसे कुछ कुछ मांगते हैं। ठीक है, तो ये कविता हम लोग ने पढ़ी थी। अब इसी कविता पे आधारित हम आज कुछ और अभ्यास करेंगे और जिनको करने से हमें ये कविता और अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अपना अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले क नंबर पे क्या करना है, वरदान कविता की प्रथम 6 पंक्तियाँ लिखिए। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, वरदान कविता की प्रथम 6 पंक्तियाँ लिखिए। प्रथम मतलब शुरू की, पहले की, प्रथम शुरू में जो आ रही है, शुरू की जो 6 पंक्तियाँ हैं उनको लिखना है। पंक्तियाँ मतलब लाइन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे ये आपकी कविता है, इसकी प्रथम 6 पंक्तियाँ यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये हो गई प्रथम 6 पंक्तियाँ। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि अंतिम 6 पंक्तियाँ करिए, तो अंतिम मतलब आखिरी की 6 पंक्तियाँ कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गई अंतिम 6 पंक्तियाँ, ये हो गई प्रथम 6 पंक्तियाँ। आपको क्या करना है, प्रथम 6 पंक्तियाँ करनी है, तो आप शुरू की 6 पंक्तियों पर ध्यान देंगे और उसको अपनी कॉपी में करेंगे। लेकिन कविता लिखने का एक सही तरीका होता है, उसको देख लेते हैं। बच्चों, जब भी हम लोग कभी भी कोई भी कविता लिखते हैं, तो कविता शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें कविता का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कविता का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको जितनी पंक्तियाँ बोली गई हैं उतनी पंक्तियाँ लिखिए। ठीक है, कविता लिखने का एक और तरीका है, जैसे किताब में एक पंक्ति में जितना लिखा है, आपको, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ किताब में, देखो बच्चों, जैसे पहली पंक्ति को देखते हैं, पहली लाइन है ये, पहली पंक्ति को देखते हैं। अब यहाँ पे हे ईश्वर से लेके वरदान तक लिखा है। ठीक है, ये पहली लाइन है। तो जब आप लिखोगे तो आपका भी इतना ये एक लाइन में आना चाहिए, ये एक लाइन का 2 लाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी बुक में एक लाइन में जितना लिखा हुआ है आप उतना ही एक लाइन में लिखेंगे। अगर उसके बाद जगह बच भी जा रही है तो भी आप दूसरी लाइन से शुरू करेंगे। कविता को इसी प्रकार लिखा जाता है, जितना एक लाइन में है उतना ही एक लाइन में आना चाहिए, ना उससे कम आना चाहिए, ना ही उससे ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम कविता का नाम लिखेंगे। 6 पंक्तियाँ बोली गई हैं, तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 पंक्तियाँ आपको अपने आप करनी है। 6 पंक्तियाँ लिखेंगे और फिर जो कविता को किसने लिखा है, यानी कि जो कविता के लेखक हैं या लेखिका हैं, उनका नाम लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो कविता शुरू करने से पहले कविता का नाम और कविता ख़त्म करने के बाद कविता लिखने वाले का नाम, यानी कि लेखक या लेखिका जिन्होंने कविता लिखी है उनका नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी कविता पूरी मानी जाएगी। ठीक है, अगर आपने 6 पंक्ति लिख दी लेकिन आपने कविता का नाम नहीं लिखा है या लेखिका का नाम नहीं लिखा है तो आपकी कविता पूरी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो क नंबर पे क्या करना है, वरदान कविता की प्रथम 6 पंक्तियों को लिखना है। ये हो गया। अब आ जाते हैं ख नंबर पे।
ख नंबर पे हम लोग को वाक्य बनाना है। ठीक है, वाक्य बनाना तो आपको आता है, बहुत बार वाक्य बना चुके हैं और आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे वाक्य भी बनाते हैं। तो ख नंबर पे वाक्य बनाना है। वाक्य बनाने कुल 4 शब्द हैं यहाँ पे। उन 4 शब्दों को मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ। पहला शब्द माता पिता, ये एक में ही है, माता पिता। दूसरा देश, देश मतलब जो जिस देश में हम रहते हैं, तो हमारे देश का नाम क्या है बच्चों? तो बस देश, वही, उसी पे आपको वाक्य बनाना है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, जैसे हमारा देश भारत देश है, ऐसे बहुत सारे देश हैं। ठीक है। 3 नंबर प्रेम, प्रेम मतलब किसी से प्रेम करना, किसी से प्यार करना। जैसे हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं, अपने भाई बहनों से प्यार करते हैं, अपने गुरु से, टीचर से प्यार करते हैं। ठीक है, तो प्रेम। फिर 4 नंबर पे ईश्वर, ईश्वर को प्रभु, भगवान कुछ भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे है ईश्वर। तो ये कुल 4 शब्द हैं जिन पे आपको वाक्य बनाना है। वाक्य बनाते समय हम एक और बात का ध्यान रखते हैं, जिस भी शब्द पर हम वाक्य बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप माता पिता शब्द से वाक्य बना रहे हैं, तो जब हम वाक्य बना लेंगे उस शब्द में, उस वाक्य में जब माता पिता शब्द का प्रयोग होगा तो उसको हम रेखांकित करेंगे। फिर से बता रही हूँ, जिस शब्द से हम वाक्य बनाते हैं उस वाक्य में जब वो शब्द आता है तो उसे हम रेखांकित करते हैं। जैसे अगर हमने माता पिता शब्द से वाक्य बनाया तो वाक्य में जब माता पिता शब्द आएगा तो उसे हम रेखांकित करेंगे। ठीक है। अब ये बात आपको हर बार बोली जाए या ना बोली जाए, आपको ऐसा करना ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैम ने नहीं बोला तो हम नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब वो शब्द वाक्य में आएगा तो उसको हम रेखांकित करेंगे। कुल 4 शब्द एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। माता पिता, देश, प्रेम, ईश्वर। हो गया। अब आ जाते हैं ग नंबर पे। ग नंबर पे ध्यान देना बच्चों, इसे आपको अपने आप करना है, सोच के बहुत ही अच्छा और सुंदर सा करना है। क्या है ये? जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो क्या मांगते हैं? 2 अथवा 3 पंक्तियों में लिखिए। फिर से पढ़ रही हूँ। जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो क्या मांगते हैं? 2 अथवा 3 पंक्तियों में लिखिए। देखो बच्चों, हर सुबह ऐसा होता है कि हम नहा धो करके हाथ जोड़ते हैं ईश्वर के आगे, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करते समय सब बच्चे कुछ ना कुछ तो भगवान से मांगते ही हैं। तो आप लोग जब प्रार्थना करते हो तो उन प्रभु से क्या मांगते हो? हमें इसी बात को अपने सुंदर शब्दों में लिखना है। कितनी पंक्तियों में लिखना है? 2 अथवा 3 पंक्तियों में लिखना है, यानी कि 2-3 लाइन में इसको पूरा करना है। ठीक है। और जब भी ईश्वर से प्रार्थना करिए, अगली बार से या कल से जब भी ईश्वर से प्रार्थना करिए तो सिर्फ मांगने के लिए मत सोचिए। हमें सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो उन्होंने हमें दी है। जैसे हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, या बहुत से बच्चे ऐसे हैं बच्चों, आपने कभी देखा होगा सड़कों पर कि जिनके पास ठीक से पहनने के कपड़े नहीं हैं, जिनके पास अच्छा खाना नहीं है। तो हमें ईश्वर से धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने जो हमें दिया है वो हमेशा बना रहे, वो हमेशा हमारे साथ रहे। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा, अच्छे दोस्त, ये सब चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में ईश्वर ने हमें दी है, सबसे पहले उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। उसके बाद आप मांगिए, आपको जो चाहिए वो भी मांगिए, वो भी उनको बताइए। प्रभु ही सब पूरा करते हैं तो वो उससे भी पूरा करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है? जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो क्या मांगते हैं? 2 अथवा 3 पंक्तियों में लिखिए, 2-3 लाइन में इसको पूरा करना है। तो इसको शुरू कैसे करना है ये मैं बता दे रही हूँ आपको। जब मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ तो, फिर से, जब मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ तो
इसको इस प्रकार शुरू करिएगा। तो के आगे से आपको लिखना है, तो आप क्या प्रार्थना करती हैं, क्या मांगती हैं, क्या कहते हैं प्रभु से, वही हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये कुल 3 अभ्यास हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग ने क्या क्या किया। वरदान कविता की प्रथम 6 पंक्तियाँ हमें अपनी कॉपी में लिखनी है। ये सभी काम हम अपनी स्कूल की ही कॉपी में करेंगे, जिसमें अभी तक हम सब कुछ करते आ रहे हैं। ठीक है, तो क नंबर पे वरदान कविता की प्रथम 6 पंक्तियाँ लिखिए। ठीक है, तो कविता लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है कि कविता का नाम ज़रूर लिखना है। कविता शुरू करने से पहले कविता का नाम ज़रूर लिखना है। फिर कितनी पंक्तियाँ बोली गई हैं बच्चों? 6 पंक्तियाँ बोली गई हैं। अगर यहाँ 3 होती तो 3 लिखते, 7 होती तो 7 लिखते। तो यहाँ पे प्रथम 6 यानी कि शुरू की 6 पंक्तियाँ लिखनी है। तो प्रथम 6 पंक्तियाँ आप अपने आप करेंगे, किताब से देख के नहीं करेंगे, अपने आप करेंगे। ठीक है, और कविता ख़त्म करने के बाद कविता की लेखिका या लेखक यानी जिन्होंने इस कविता को लिखा है उनका नाम लिखना ज़रूरी है। तो इस कविता की लेखिका कौन है? नीलम रानी। ठीक है, तो कविता के लिए 3 बातों को ध्यान में रखना है। कविता शुरू करने से पहले कविता का नाम लिखना है। फिर कविता में जितनी पंक्तियाँ पूछी गई है उतनी पंक्तियों को लिखेंगे। उसके बाद कविता के अंत में उसकी लेखिका का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया क नंबर। अब देख लेते हैं ख नंबर पे क्या है। ख नंबर पे हम लोग को वाक्य बनाना है। वाक्य बनाना हम जानते हैं, बहुत बार हम वाक्य बना चुके हैं। वाक्य बनाने के लिए यहाँ पे कुल 4 शब्द दिए हैं। उन्हीं शब्दों पर हमें एक एक वाक्य की रचना करनी है। शब्द हैं माता पिता, ये एक ही साथ है। माता पिता 1 नंबर पे। 2 नंबर पे देश, किसी भी देश के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, बस वाक्य में देश शब्द आना चाहिए। 3 नंबर पे है प्रेम। प्रेम का अर्थ होता है प्यार, प्रेम। प्रेम शब्द से हम वाक्य बनाएंगे। और 4 नंबर पे है ईश्वर। ईश्वर यानी कि प्रभु या भगवान, अलग अलग नामों से उनको पुकारा जाता है। तो ईश्वर शब्द से हम वाक्य बनाएंगे। ये कुल 4 शब्द हो गए। उसके बाद ग नंबर पे क्या है? ग नंबर पे हमें करना था, जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु से कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ कहते हैं, तो हम क्या प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, उसको ही सुंदर शब्दों में 2 और 3 पंक्तियों में हमें अपने इस प्रार्थना को यहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सुंदर अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके सुंदर तरीके से यहाँ पे इसको लिखिएगा। और सभी काम अपने आप करिएगा। ये सब आपके अभ्यास के लिए है, आपके रिवीजन के लिए है। इसको करने से पहले एक बार अपनी कविता और पढ़ लीजिएगा, तो उससे आपको बहुत सहारा मिल जाएगा। ठीक है, जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो क्या मांगते हैं? 2 अथवा 3 पंक्तियों में लिखिए। तो इसको लिखते समय हम शुरुआत इस प्रकार करेंगे, जब मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ तो। ठीक है, अपनी कॉपी में इसी प्रकार लिखिएगा, जब मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ तो। उसके आगे आपको अपनी प्रार्थना लिखनी है कि आप प्रभु से क्या बोलते हैं। तो ये कुल 3 चीज़ हो गई बच्चों। इसके अलावा भी आपकी किताब में पेज नंबर 64 पे कुछ अभ्यास दिया है, आओ कुछ करें। इसको आपको अपने आप किताब में ही हल करना है। ये बहुत ही मज़ेदार है बच्चों, इसको आप करोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ। वर्ग पहेली से जानवरों के नाम ढूंढकर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग जानवर बने हैं। ऐसे तो इन जानवरों का नाम आपको पता है, आप आसानी से लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक पहेली दी है, उसको वर्ग पहेली कहा जाता है। ठीक है, ये अलग अलग शब्द, अलग अलग अक्षर लिखे हुए हैं।
आपको ढूंढना है कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ, यहाँ पे ब, हा, घो, रा, द, थी ऐसे अलग अलग करके अक्षर लिखना है। यहाँ पे इन अलग अलग अक्षरों से इन जानवरों के नाम बन रहे हैं, वो नाम ढूंढना है। पहले यहाँ पे नाम ढूंढिए। जैसे एक नाम मुझे यहाँ पे दिख रहा है घोड़ा, ठीक है, ये नाम मैंने ढूंढ लिया। अब घोड़े के नीचे हम घोड़ा लिख लेंगे। उसी प्रकार पहले सब यहाँ जितने भी चित्र में जानवर बने हैं, सब जानवरों के नाम इस पहेली में ढूंढिए। सबके नाम हैं बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 जानवर बने हैं। सातों नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो पहले अपने से इसी प्रकार नाम ढूंढिए। कुछ नाम ऐसे मिलेंगे, कुछ लंबे में मिल सकते हैं, कुछ ऐसे तिरछे में मिल सकते हैं। उसको ढूंढने की कोशिश करिए। इसको करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और जब नाम मिल जाएंगे तब चित्र के नीचे उनके नाम को लिखिएगा। इसके अलावा अगले पृष्ठ पे भी एक चीज़ है, वो भी देख लेते हैं। रेखा खींचकर इन्हें इनके भोजन तक पहुंचाइए। ठीक है, रेखा खींच के यानी कि लाइन खींचना है, मिलान करना है। जैसे यहाँ पे जानवर है और यहाँ जानवरों का भोजन बना हुआ है, कौन सा जानवर कौन सा भोजन खाता है उसको आपको मिलान करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग ने एक कहानी की, एक कविता की, उसके अभ्यास किए। कहानी और कविता तो हम पहले ही कर चुके थे, उसको दोहराया और उसके और अभ्यास किए। तो पहले आप एक कहानी और कविता को अपने आप पढ़िएगा और फिर उन सभी अभ्यासों को हल करिएगा। आज के लिए इतना ही। गुड डे।